आज हम भारत के आज़ादी के आंदोलन की महानायिका के विषय में बात करेंगे, जो उतना सामाजिक राजनीतिक स्वीकृति नहीं पा पाई आज़ादी के बाद, जैसा कि उनका योगदान था। अभी कल जब मैं यहाँ आया ग्वालियर, तो मुझे मैंने आप तय कर रखा है कि अब स्मरण से नहीं बोलना है, याददाश्त से उसको लिख लेना चाहिए कुछ पॉइंट्स, क्योंकि अब स्मरण शक्ति उतनी करेक्ट होगी कि नहीं होगी नहीं कह सकते हैं। तो जब मैं नोट्स बना रहा था तब मुझे ख़्याल आया कि करीब करीब उनके जीवन के तमाम घटनाओं, परिघटनाओं, अनुभवों, उनके संघर्ष का हम 10% भी आज ज़िक्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सभा का या विमर्श का समय 1 घंटा होता है और मैं उसी समय में कोशिश करूँगा। वैसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कभी उसका एक दूसरा भाग इस विमर्श का शुरू कर सकते हैं। जैसा पवन जी कह रहे थे, आज़ादी मिलने के बाद कमला देवी जी ने 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से छुआ आज़ादी के बाद, क्योंकि एक तो उन्होंने कई सारे संस्थान इस्टेब्लिश किए जो रोज़गार मूलक थे, और बहुत सारों को रिवाइव किया। उसकी चर्चा हम सब संभवतः आखिरी उसमें करेंगे। हम शुरुआत उनके बचपन से करते हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से, जिससे थोड़ी सी समझ बढ़ती है किसी के व्यक्ति के बारे में। वे सारस्वत ब्राह्मण परिवार मैंगलोर की रहने वाली थी। मैंगलोर आप जानते हैं कि कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है उसके पास का एक बड़ा सांस्कृतिक शहर है। उनके पिता थे कलेक्टर और माता गिरजाबाई वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी से ज़्यादा अनुभवजन्य शिक्षण उनके पास बहुत संपन्न था। लेकिन जैसा कि होता है आमतौर पे, एक छोटे बच्चे वो घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में कम पसंद करते हैं। तो कमला जी भी अक्सर घर के बाहर, यानी उनका घर बहुत बड़ा था, आंगन में, बगीचे में कर्मचारियों के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। और उन्हें बुरा लगता था कि अगर उन कर्मचारियों के बच्चों से उनको हटाया जाए और कुछ डांट डपट की जाए कि पढ़ाई करो, लिखाई करो। उनको स्कूल से और पढ़ाई लिखाई सबसे नफ़रत जैसी थी कि मैं नहीं पढ़ना चाहती, मुझे खेल कूद ही करना है। ऐसा बहुत सारे बच्चों में होता है। अच्छा खासा परिवार ठीक ठाक चल रहा था। उनके 2 पुत्रों की, इनके भाइयों की, कमला जी के 2 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। 2 ही भाई थे, उनकी बड़ी बहन थी, और सब कुछ ठीक ठाक था कि अचानक पिता की मृत्यु हो गई। उस समय 6 बरस की थी कमला जी। जैसा कि संयुक्त परिवारों में होता है, अब समस्या आई कि उस परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। तो गुजारे के लिए कुछ ग्रेटर फैमिली जो है, बड़ी बृहद परिवार, वो बैठा, उसने तय किया कि हम आपके गुजारे के लिए ये दे देते हैं। तो वो जो देना है वो इतना नागवार गुजरा उनकी माँ को, और उनके जीवन पर हमेशा ये छाप रही कि जो मेरा अधिकार था वो मुझे अधिकार के नाते नहीं मिला है, वो मुझे एक भिक्षा के रूप में मिला है। पहले से भी उनकी तैयारी, उनकी मानसिक तैयारी ये थी कि वो अपने बच्चियों को खुला करके रखें और उनको तमाम तरह की अध्ययनशीलता के लिए प्रेरित कर रहे हैं और करती भी थी। और वो स्वयं
राजनीतिक और सामाजिक किताबों को पढ़ती थी, जिसमें से मुख्य रूप से गोखले जी का और जो पत्र था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, समाचार पत्र, और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी दिलचस्पी रहती थी और चाहती थी कि उनकी जो पुत्री हैं कमला देवी वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरें। लेकिन साथ साथ में दुविधा और कॉन्ट्रडिक्शन ये था, अंतर्विरोध, कि वो ये भी चाहती थी कि उनके परिवार की जो कुछ प्रतिष्ठा है वो कहीं किसी तरह से कम न होने पाए। तो दोनों चीज़ें कैसे होंगी नहीं मालूम था। ये जो परिवार की असुरक्षा हुई, इसके कारण उनको लगा कि अगर मान लीजिए कि मेरी मौत ऐसे हो जाती है जैसे मेरे पति की हो गई, तो कमला का क्या होगा। तो उस समय सबकी, बहुत लोगों की सलाह से उन्होंने 7 बरस की उम्र में कमला जी का विवाह कर दिया, ये सोच के कि मैं शायद मरने वाली हूँ, इसका विवाह हो जाएगा तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। हालांकि वो 33 साल जिंदा रही इस विवाह के, और जिस लड़के से शादी की थी 7 साल की उम्र में, वो 1 साल में मर गया। तो कमला जी बाल विधवा हो गई। लेकिन चूँकि उनकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड थी, तो उनकी उनकी बड़ी बहन यानी कमला जी की बड़ी बहन गिरजाबाई की बड़ी लड़की पुत्री बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए वो मद्रास गई। मद्रास में एक चट्टोपाध्याय फैमिली से उनकी मुलाकात हुई जो हैदराबाद में रहते थे, और अपने समय के बड़े ही सुसंस्कृत, शिक्षित, और उनका एक लड़का तो पूरे उस इलाके में एक जीनियस के रूप में जाना जाता था कि जीनियस है, इसे क्या नहीं आता है, इसे संगीत आता है, ये बांसुरी बजा लेता है, ये सारे तरह के वाद्य बजा लेता है, ये गा लेता है, ये अभिनय कर लेता है, ये बहुत अच्छी पोइट्री करता है, ये साहित्य में इसकी दिलचस्पी है। उसका नाम था हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, कमला जी जैसा आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये उनके बुढ़ापे के फ़ोटो हैं। कमला देवी अपने किशोर वय में असाध्य सुंदरी थी। उसका एक फ़ोटो मैंने अपनी पोस्ट में लगाया है जब वो किशोर अवस्था की हैं। और इन फ़ोटो के पहले जो भी उनसे मिलता था वो कहता था कि ऐसी सुंदर महिला हमने नहीं देखी है। भारतीय सुंदरता में ये एक उदाहरण है कमला देवी जी। हरेंद्र नाथ उनके प्रति आकर्षित हुए पहली बार में देखकर ही, और हरेंद्र नाथ ने यह तय किया पहली मुलाकात में ही या देखकर ही कि ये वो लड़की है जिससे मेरी शादी होनी चाहिए। और अंततः तमाम मान मनोबल दोनों तरफ से करा के, क्योंकि बाल विधवा थी, उस ज़माने के संस्कार ऐसे थे कि ब्राह्मण परिवार में विशेष तौर पर बाल विधवा का विवाह हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से विवाह का तय हुआ तो उनका जो मूल परिवार था सारस्वत ब्राह्मण परिवार, उसमें भयानक हंगामा हुआ, और जैसा कि होता है कलह हुई और 20 तरह की बातें हुई वगैरह वगैरह वगैरह। विवाह के बाद जब ये सारी परंपराएं भरभरा गईं और टूट के गिर गईं, इस विवाह के 3 महीने बाद हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बग़ैर बताए इंग्लैंड उच्च शिक्षा के लिए चले गए, जिसकी सूचना कमला देवी को बाद में मिली कि वो तो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। इस समय, इस चुनौतीपूर्ण समय में, जबकि सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगा सब जगह, तब उनके जीवन में एक महिला आई जिसका नाम था मैडम कजिन्स, मार्गरेट कजिन्स, जिनको लोग ग्रेटा के नाम से बुलाते थे कि ग्रेटा एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर के भारत आई थी और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन कर रही थी और जगह जगह घूम रही थी। और उनके तरीके थे थिएटर से, नाटक करके, लोगों से बात करके
और ख़ास तौर पे महिलाओं के, स्त्रियों के संगठन बना के, ये ग्रेटा का काम था। ग्रेटा चूँकि एनी बेसेंट से मिल कर के आई थी और एनी बेसेंट के प्रभाव में थी, तो एनी बेसेंट के जिन लोगों ने भाषण सुने वो कहते थे कि वो बहुत ही सधा हुआ वक्तृत्व करती थी, उनका बोलना बहुत संतुलित, बहुत सधा हुआ होता था, उसमें रेटोरिक्स बहुत कम होता था। उसी का असर ग्रेटा पे पड़ा हुआ था। तो ग्रेटा से प्रभावित हुई कमला देवी और ग्रेटा के संपर्क में आकर के उन्होंने समाज के जो अपने परिवार के अलावा व्यापक समाज और व्यापक राष्ट्र और देश, इसकी तरफ उनका रुझान हुआ और वो मुड़ी। आप सब जानते हैं कि एनी बेसेंट आयरिश और इंग्लिश रक्त की, मिश्रित रक्त की महिला थी और उन्होंने इंडियन होम रूल लीग नाम की संस्था बनाई थी, भारत की आज़ादी के लिए होम रूल। इसके साथ साथ विमेंस इंडिया एसोसिएशन करके एक संस्था एनी बेसेंट ने और बनाई थी, और बनारस का जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो भी एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, जो बाद में चल के मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, ये भी उन्हीं का था। कमला देवी जी की माता जी एक एनी बेसेंट जब वहाँ आई मद्रास, तो उनके पास ले गई कि आप इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। तो बिल्कुल भारतीय परंपरा अनुसार उन्होंने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कि जो भी कहा जाता है आशीर्वाद के समय। ग्रेटा भी बहुआयामी प्रतिभा की महिला थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसने तय किया कि चलो ऐसा करते हैं कि मीराबाई पर नाटक करते हैं। तो मीराबाई की नाटक के लिए तय हुआ कि उसका जो लीड रोल है हीरोइन का, वो कमला देवी करेंगी, और पुरुष रोल के लिए किसी व्यक्ति को तय किया, किसी पुरुष को ही। ये संभव ही नहीं था मैंगलोर में कि पुरुष और महिला एक साथ मंच पर नाटक करें, ये असंभव था। और इस पर पूरे बेंगलोर में इतना विवाद और झंझट और धमकियाँ, जाने क्या क्या हुआ, कि वो खुद एनी बेसेंट को कहना पड़ा कि हमारे चलाए हुए स्कूलों पे असर पड़ेगा, तुम ये नाटक मत करो। लेकिन एनी बेसेंट से ज़्यादा संकल्पवान ग्रेटा थी। उसने कहा नाटक तो मैं करूँगी, चाहे मैं अपने घर में ही करूँ। तो वहाँ तो कैंसिल करना पड़ा बाहर, और घर फिर, लेकिन सब ने कहा कि तुम पुरुष के साथ कैसे नाटक करोगी। तो ग्रेटा खुद पुरुष का रोल किया, ग्रेटा पुरुष के रोल में आई और कमला देवी हीरोइन के रोल, मतलब मीराबाई बनी। और इस तरह से वो नाटक घर में हुआ, जिसको देखने बहुत लोग आए और उन्होंने तारीफ़ की। और एक परंपरा मैंगलोर में और टूटी, जिसमें नाटक में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी उसी के। लेकिन ये आदि विद्रोही थी। कमला देवी का जो विद्रोही स्वभाव है ये बचपन से था, और ये एक बड़ा इस पर एक अच्छा एक उदाहरण है कि जैसे कहा जाता है ना, कलाकार पैदा होते हैं बनते नहीं हैं, ऐसे ही कहा जाता है कि आदि विद्रोही पैदा होते हैं बनते नहीं हैं। और ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनका नहीं, जो मानवता की दहलीज पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है जो बाहर खड़े हुए हैं। तो उसके ही कुछ दिन में अब्दुल करीम खान मैंगलोर आए, महान संगीतज्ञ। और ये दोनों के ये कमलाबाई और ग्रेटा उस संगीत का साथ देने के लिए, कुछ साज बाज बजाने के लिए मंच पे गई। अखबार में फ़ोटो छपा, और फिर एक और बवाल हुआ पूरे मैंगलोर में कि ये क्या हुआ कि भाई मंच पर एक पुरुष और पुरुष के साथ तुम्हारी लड़की। तो ये बवाल और बवंडर और सामाजिक अस्वीकारिता और कमला देवी का विद्रोह, ये बचपन से ऐसा चला कि वो साथ साथ उनके चलता गया।
जब ये सब हो गया तो हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वो उनकी माँ ने, गिरिजाबाई ने तय किया कि इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, कमलाबाई की। जो थोड़ा बहुत स्कूलिंग हुई है वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसको अब पढ़ाई पर ही ध्यान देने के लिए हमें इसको इंग्लैंड ही ले जाना पड़ेगा, जहाँ इसका पति रहता है। क्योंकि हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय तब इंग्लैंड में ही थे, और वो इंग्लैंड गई, वहाँ सोशोलॉजी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया, तय करके कि मुझे समाज सेवा करनी है तो मुझे समाज शास्त्र का ही अध्ययन करना चाहिए। तो वहाँ की जो प्रोफेसर या डीन थी इंग्लैंड के, जो कॉलेज था, उस कॉलेज में नाम था उसका बेडफोर्ड कॉलेज लंदन। बेडफोर्ड कॉलेज लंदन में की डीन ने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है ये, क्योंकि एक दिन तो पढ़ाई होती है पुस्तकों की, अगले दिन आपको पूरे दिन ईस्ट लंदन में, यानी जो स्लम इलाका है लंदन का, जहाँ मलिन बस्तियाँ हैं और छिछोरे रहते हैं या मज़दूर रहते हैं, उस ज़माने की भाषा को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ जाके तुम्हें काम करना पड़ेगा। एक दिन काम करना पड़ेगा, एक दिन पढ़ना पड़ेगा। और तुम्हारी जो ड्रेस है, ये साड़ी वगैरह जो तुम पहनती हो, इसमें जो वहाँ के गलियों में घूमने वाले लड़के हैं वो तुम्हारी जान आफत में कर देंगे, तुम वहाँ से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो जिद हुई कि नहीं, मैं ये भी करूँगी, पढ़ूँगी भी, और वहाँ जा कर के ईस्ट लंदन में काम भी करूँगी, समाज का काम भी करूँगी। और अंत में तय हुआ कि कमला देवी ने वहाँ से समाजशास्त्री अध्ययन किया। इसी बीच में हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्र चट्टोपाध्याय इंग्लैंड से देश निकाला होकर के बर्लिन में रह रहे थे, और बर्लिन में, जर्मनी में तमाम हिंदुस्तानी युवा थे जो जगह जगह से आकर के अब भारत की आज़ादी का उन्होंने एक समूह सा बना रखा था, उसके लिए काम करते थे। इसका जिक्र नेहरू जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने उस समय, जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, भट्टाचार्य को भट्टा बोलते हैं हम कई जगह, शुभव्रत को शुभू बोलते हैं, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय को चट्टो बोलते थे। तो नेहरू जी ने चट्टो नाम से लिखा है कि चट्टो वहाँ था और चट्टो ये करता था, चट्टो वो करता था। वहीं बर्लिन में एग्नेस मैडरले नाम की एक महिला मिली, जर्मन महिला, जो भारत की आज़ादी के लिए बहुत तीव्रता से, उग्रता से सोचती थी और चाहती थी कि वो आकर के यहाँ काम करे। लेकिन इसी बीच में 1923 में, यानी विवाह जन्म के 20 साल बाद, क्योंकि कमला देवी का जन्म आज से ठीक 120 साल 2 महीना पहले हुआ है, 3 अप्रैल 1903 को। 1923 में उन दोनों के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रामकृष्ण परमहंस के ऊपर रामकृष्ण रखा गया, लेकिन सब राम बुलाते थे उसको। आप देखेंगे कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर कहीं कुछ है नहीं, कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी ऐसा खास। मुझे सिर्फ एक भवन का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय दिखा है, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक ब्लॉक का नाम रखा गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसका कारण ये हुआ कि जब महाविदुषी कपिला वात्स्यायन उसकी अध्यक्ष बनी, तो उन्होंने उस ब्लॉक का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय इसलिए रखा कि उनके पिताजी ने कहा था, कमला देवी कपिला वात्स्यायन के पिताजी ने कहा था कि एक अभिनेत्री होती थी हमारे ज़माने में जिसका नाम था कमला देवी, उसका एक नाटक हुआ था जिसको देखने के लिए मैं 35 मील दूर साइकिल से गया, और वो इतना सुंदर अभिनेत्री थी कि उसकी ख्याति बहुत थी, उस ख्याति को सुन के मैं गया। तो इसलिए कपिला वात्स्यायन को वो याद रहा कि पिताजी ने उनसे कहा था। इस देश ने याद नहीं रखा, न समाज ने याद रखा। 1945 में, अब मैं आपको एक साल का जिक्र करते हुए बताता चलता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बहुत सारे काम किए। बीच में इंडियन नेशनल थिएटर पहली बार 1945 में कमला देवी ने बनाया, इस्टेब्लिश किया इस नाम से, जिसमें
थिएटर की सारी गतिविधियों पर अध्ययन, विचार और कार्यवाही, और उनका जो विशेष स्टडी थी, जो अध्ययन था कमला जी का, वो था थिएटर आर्किटेक्चर। और थिएटर आर्किटेक्चर के लिए वो दुनिया भर के देशों में गई और वहाँ से आइडियाज़ को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके यहाँ पर उन्होंने बनाया। और ऐसा ही काम उन्होंने, बताऊँगा बीच बीच में कि किन किन क्षेत्रों में किया, कि दुनिया भर में घूम करके नए नए आइडियाज़ लेकर के भारत में, भारत का जो परंपरा होगी या भारत का ये जो सांस्कृतिक दृश्य है उसमें हम कैसे उसको खपाएं, ये काम कमला देवी जी ने बहुत दूर तक और बड़ी मेहनत से किया। थिएटर का अध्ययन, हबीब तनवीर साहब ने लिखा है एक जगह कि भारत में थिएटर की पायनियर कमला देवी है और कोई नहीं है। थिएटर का अध्ययन करने कमला देवी अमेरिका, रशिया, सेंट्रल एशिया, हंगरी, साउथ एशिया, जापान, चेकोस्लोवाकिया आदि क्षेत्रों में गई जहाँ पर थिएटर की परंपरा थी। उन्होंने ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड भी बनाया जिसकी चेयरमैन वो खुद बनी, और क्राफ्ट्स म्यूज़ियम भी बनाया जो प्रगति मैदान में आप प्रगति मैदान के पास जो क्राफ्ट्स म्यूज़ियम बना हुआ है वो कमला देवी जी का बनाया हुआ है, जो उन्होंने जगह जगह से तमाम तरह की क्राफ्ट्स ला करके इकट्ठा करके इसलिए रखा कि इससे बाकी लोग प्रेरणा लेंगे कि किस तरह की क्राफ्ट्स बन सकती है। वो कई काम करती थी, अकेला ही काम नहीं करती थी। पहले क्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई करती थी, फिर उस पर अध्ययन करती थी, फिर उसको कंसोलिडेट करती थी, फिर उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए इसके बारे में सोचती थी, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिजर्व किया जाए वो करती थी, क्यूरेशन करती थी, एग्जीबिशन करती थी, मार्केटिंग करती थी, और अंत में ये भी देखती थी कि मार्केटिंग के बाद जो प्रॉफिट है वो उसको जाए जो जिसका ये क्राफ्ट है। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में ये क्राफ्ट नहीं है, ये आर्ट है। और आप ये बाद में सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भारत नहीं दुनिया भर में आर्टिस्ट की प्रेरणा, जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं और ये मानते हैं कि ये क्राफ्ट्स है, असल में क्राफ्ट से ही आर्ट निकलती है। तो क्राफ्ट्समैन नहीं, वो आर्टिस्ट हैं, वो हर तरह से आर्टिस्ट हैं। और इस पर उन्होंने बड़ा ही व्यापक लिखा है कि कैसे क्राफ्ट्स ही आर्ट है और क्राफ्ट से प्रेरणा आर्टिस्ट को मिलती है। ये थोड़ी सी परिचयात्मक था। 1917 आ गया जब चंपारण में गांधी जी आ गए, और गांधी जी के चंपारण के आंदोलन के बाद गांधी जी अकस्मात देश के परिदृश्य पर आ रहे हैं, और लोगों को लगा कि यहाँ एक आदमी है जो नए किस्म से सोच रहा है, नए उसके औजार और हथियार हैं, उसके काम करने का तरीका अलग है, और देखो उस तरीके से ही उसको विजय मिली चंपारण में। तो कमला देवी जी का भी ध्यान गांधी जी की तरफ जाता है कि ये कौन इंसान है। और ख़ास तौर पे तब जब जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी को पंजाब में ब्रिटिशर्स ने प्रवेश नहीं देने दिया और उनको वापस करके भगा दिया मुंबई के, आप जाइए मुंबई वापस लौटिए। तो जब वो मुंबई आए हैं तब वो मुंबई में गांधी जी को देखने के लिए जाती हैं, जहाँ चौपाटी पर 2 दिन का कार्यक्रम है गांधी जी का मुंबई में। चौपाटी पर जनसभा जहाँ लाखों लोग इकट्ठे हैं, और उसके बाद अहिंसा, सत्य और आज़ादी के लिए शपथ का कार्यक्रम कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे वॉलंटियर जो इसमें शपथ लें कि अहिंसक तौर तरीक़ों से वो भारत की आज़ादी के लिए काम करेंगे। इसका शपथ कार्यक्रम अलग है। जाहिर है कि जनसभा में लाखों लोग हैं, लेकिन शपथ कार्यक्रम में कुछ 100 हैं। लेकिन उस 100 में कमला देवी गई हैं और उन्होंने शपथ ली है कि मैं आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करूंगी। वहीं पर उनकी भेंट तो पहले ही थी। उनको सरोजनी नायडू ने कहा कि मैं तुम्हें गांधी जी से मिलवाती हूँ, क्योंकि सरोजनी नायडू उनकी रिश्तेदार हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की बुआ या बहन ऐसी कुछ हैं, सरोजनी, जो जिनकी शादी नायडू परिवार में हुई।
एक ही परिवार के हैं। तो उनको मिलाने ले जाती हैं गांधी जी से, और गांधी जी से एक सिर्फ देखते ही है, और जब सभा में सुना और गांधी जी को देखा तो उनको याद आ गई ये बात कि कभी रोमा रोला ने कहा था मार्गरेट स्लेड को, नहीं क्या नाम है, मैडलिन स्लेड को, मीराबाई, वो जो जिनका नाम मीरा है, मीराबाई क्या नाम पूरा, स्लेड, मैडलिन स्लेड। रोमा रोला ने कभी मैडलिन स्लेड को कहा कि अगर आज तुम्हें ईसा देखना है तो भारत में गांधी को देखना, वो साक्षात ईसा है जिसको देखने के लिए स्लेड यहाँ भारत आई और गांधी जी के संपर्क में आई, और गांधी ने उनको नाम दिया मीरा। तो वहाँ मीरा से भी मुलाकात हुई और गांधी जी से भी भेंट हुई, और गांधी जी ने कहा कि क्या करोगी। तो उस समय गांधी जी की किताब बैन हो गई थी, अंग्रेज़ सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, हिंद स्वराज। तो उन्होंने कहा किताब बेचो, किताब जाओ जगह जगह बेचो। तो कमला देवी ने अगले दिन किताब ली और खूब सारी किताब बॉम्बे स्टॉक मार्केट में चली गई। तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये गांधी की किताब है और ये हमें बेच, तो वहाँ बेची। हाई कोर्ट में चली गई, जजों और वकीलों को बेची, लेकिन वो सोच रही थी कि मैं आज गिरफ़्तार हो जाऊंगी, और गिरफ़्तारी किसी की नहीं हुई। तो इनका सारा जोश जो है ठंडा पड़ गया सबका, कि हम बेच रहे हैं इसलिए कि हम गिरफ़्तार हों, लेकिन गिरफ़्तार सरकार कर नहीं रही है। क्या कारण है? तो पता चला कि वो जो संस्करण था किताब का वो बैन नहीं हुआ था, और अंग्रेज़ इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर है कि जो संस्करण हमने प्रतिबंध किया है वही बैन किया, बाकी नहीं किया है। तो बाकी सब के सब खुले रहे। तो ये जो लोगों ने किताबें ज़रूर बेची, लेकिन जोश थोड़ा ठंडा हो गया। उन्होंने उसमें लिखते भी थे, वो लिखते थे, जैसे उसमें लिखा हुआ था, बल्कि बोलते थे कि ये किताब लेनी है, इसमें जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। फिर भी लोग किताब लेते थे और उसका पैसा देते थे। इसी बीच में उन्होंने, जब ये गांधी जी के संपर्क में आई, तो अपने घर को उन्होंने नेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स के रूप में विकसित किया। बेंगलोर वाले घर को वहाँ नेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स बनाया, जहाँ बुनाई, कढ़ाई, थिएटर, संगीत, पढ़ाई, लाइब्रेरी, ये सब उन्होंने इस्टेब्लिश की। 1924 में जब बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें वो वॉलंटियर बनी कि मैं बाकी जो कामकाज है, जो उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसको संभालती हूँ। और वो इतना अच्छा हुआ कि गांधी जी ने कहा कि कई वर्षों बाद इतना अच्छी व्यवस्था वॉलंटियर्स ने की है, राष्ट्रीय सेवा दल के लोगों ने, कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने। तो लोगों ने बताया कि ये जो कमला देवी है ना, इस बार इसका सारा इंतजाम है, इसने किया है। तो वो गांधी जी के और नज़दीक आती गई इसी तरह से। तब वॉलंटियर्स को काली साड़ी पहनाई जाती थी कांग्रेस में, महिलाओं को। तो उन्होंने कहा काली साड़ी नहीं, अच्छी नहीं लग रही है, महिलाएं हमेशा रंग बिरंगी, खुश दिखने वाली, खुश मिजाज, वैसी दिखनी चाहिए, ये काली साड़ी क्यों पहना रखी है। तो अगली बार जब उनको वॉलंटियर की जिम्मेदारी मिली और सेवा दल की, तो उन्होंने ड्रेस बदल के उसको रंगीन बढ़िया खादी की साड़ियाँ सबको दी। 1927 में जो मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसकी प्रशंसा डॉक्टर हार्डिकर ने बहुत की, भूरी भूरी प्रशंसा की, कि इतना अच्छा इंतजाम सेवा दल का आज तक नहीं हुआ। 1931 में सेवा दल का कांग्रेस में विलय हो गया और वो कांग्रेस का एक संगठन बन गया, अलग से नहीं रहा, जहाँ पर महिला वॉलंटियर्स को और सारे वॉलंटियर्स को तरह तरह के प्रशिक्षण, शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनका शुरू हुआ कि सेवा दल एक मजबूत स्वयंसेवक संगठन बने। इसी बीच में 1926 में मद्रास स्टेट प्रेसिडेंसी, अंग्रेज़ के ज़माने में तब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सब एक मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। इसके लेजिस्लेचर के चुनाव आ गए, और क्या नाम, वो जो बार बार ग्रेटा ने कहा कि सुनो तुम जल्दी आओ मद्रास में, तुम्हें चुनाव लड़वाना है। किसी पार्टी से कोई बात नहीं की और निर्दलीय चुनाव उनको लड़वा दिया।
कमला देवी को। और बहुत बड़ा इलाका होता है, छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे अपने यहाँ छोटी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ऐसी नहीं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, किसी पार्टी का समर्थन नहीं था। ये 2 ही लोग भाषण करने जाते थे जगह जगह, तो 200 वोट से हार गई, बहुत कम वोटों से हार गई। लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि इंडिपेंडेंट एक महिला सिर्फ 200 वोट से हारी है। उसी समय इस सब के बाद उन्होंने पूना को अपना घर बनाया, क्योंकि राम की पढ़ाई, रामकृष्ण की पढ़ाई का भी समय आ गया था। आर्य महिला समाज वहाँ पहले से एक्टिव था। पूना शिक्षा का घर है और भारतीय शिक्षा के जो जागरण अभियान है उसका भी एक प्रकार से पूना ही उसका प्रारंभिक स्थल रहा है। तो वहाँ उनकी भेंट पंडिता रमाबाई से हुई। पंडिता रमाबाई, पंडिता नाम का उनको जो उपाधि मिली वो कहीं से नहीं मिली थी, वो पूना के विद्वानों की एक सभा, विद्वत परिषद है, उसने रमाबाई के संस्कृत और वैदिक ज्ञान को देखते हुए पंडिता की उपाधि दी, तो पंडिता रमाबाई कहलाई। तो पंडिता रमाबाई और राणा डे साहब ये पूना में मिले और इनके साथ साथ बाकी जो काम और जो चल रहे थे कमला देवी के, विमेंस के, समाज सुधार के, गर्ल्स हॉस्टल के, गर्ल्स स्कूल के, उसी सिलसिले में एक बार उनकी मुलाकात भारत में ही लेडी डफरिन से हुई, वाइसरेन से। वाइसराय की पत्नी लेडी डफरिन, जो भी नाम होगा उसका, मुझे नाम नहीं था, वाइसरेन में। और वो इतनी प्रभावित हुई कमला देवी के भाषण से कि उन्होंने तुरंत कहा कि डफरिन उस समय वाइसराय थे, एक मिनट, डफरिन से, लेडी डफरिन ने कहा कि आप भारत में स्त्री सुधार के कुछ कार्यक्रम शुरू करिए। और वहाँ से शुरुआत हुई कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले और श्रीनिवास शास्त्री, इन 2 लोगों ने करीब करीब आदेशित किया कि तुमको बोलना सीखना, अब मंच पर बोलना चाहिए। और कमला देवी जी मंच पर बोलने के लिए इन दोनों की प्रेरणा से शुरू हुई। तो जो पहला भाषण हुआ है उसके बारे में एक अखबार ने लिखा है, शी केम, शी स्पोक, शी कंकर्ड। वो आई, बोली और जीत के चली गई। इतना प्रभावी भाषण कमला देवी का होता था। हाँ, एक बार क्या हुआ, जब भाषण देना बहुत अच्छा उनका शुरू हो गया तो उन्होंने कांग्रेस के ओपन हाउस में एक बार डिवीज़न मांग लिया, यानी मत विभाजन मांग लिया कि इस सवाल पर मेरी राय सही है। और भाषण के असर के कारण मत विभाजन में कमला देवी जीत गई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी हार गई। और अगली बार 1937 में कांग्रेस के एक और अधिवेशन में, तब तक वो कांग्रेस पार्टी में आ चुकी थी, उन्होंने कांग्रेस के विधान में संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। नेहरू जी प्रिजाइड कर रहे थे और गांधी जी बहुत नाराज़ हुए कि तुम एज सभापति के नाते तुमने क्यों अपना वजन नहीं डाला कि ये संशोधन नहीं पास होना चाहिए। संशोधन पास हो गया, कमला देवी ने वो संशोधन भी पास करा लिया, गांधी जी और नेहरू जी की मर्जी के खिलाफ, सिर्फ वक्तृत्व कला के कारण और मुद्दों के कारण, इश्यूज़ के कारण। जो कमला देवी, उसके बाद पूना में जो कॉन्फ्रेंस हुई, इंडियन वुमेन एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हुई कि महिलाओं की क्या एजुकेशन पॉलिसी हम लोग रखें। उसमें उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और जब वो जनरल सेक्रेटरी बनाई तब उसके पहले उनको दफ्तर के काम का कोई अनुभव नहीं था। तो वो कहती थी कि मैं ही चपरासी हूँ, मैं ही क्लर्क हूँ, मैं ही डिस्पैच क्लर्क हूँ, मैं ही टाइपिस्ट हूँ। और हमेशा उनके दौरे अपने टाइपराइटर के साथ होते थे। आप सबको ये याद दिला दें कि तब कंप्यूटर तो होता नहीं था, आईपैड या लैपटॉप ये सब, तब एक गोदरेज का एक पोर्टेबल टाइपराइटर आता था, अगर आपने देखा हो तो,
और उसका एक ब्रीफ केस होता था, उस ब्रीफ केस में वो लगा रहता था, जहाँ जाए वहाँ पर अपना टाइप शुरू कर दीजिए, दफ्तर चालू। गिरिजा देवी कमला देवी ने मद्रास में पहली ट्रेड यूनियन शुरू की, महिलाओं की अलग, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की अलग। तो एक मायने में उनको भारत का एक पायनियर ट्रेड यूनियन लीडर भी कहा जाता है। और वो इस सवाल पे हुआ कि तब प्रेगनेंसी की लीव नहीं मिलती थी, तो प्रेगनेंसी की लीव, प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद, ये नियम कमला देवी ने मद्रास प्रेसिडेंसी इलाके में शुरू कराया। और उन्होंने ही बेंगलोर में अन्य कर्मचारियों की और मज़दूरों की ट्रेड यूनियन बनाई। बंगाल और आसाम में वो सर्वे करवाए, जिसके कारण सरकार को बाध्य होकर के मज़दूरों की वर्किंग कंडीशंस को ठीक करना पड़ा। जैसे कि क्रैश, जो महिला कर्मचारी हैं उनके बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ खेलेंगे, क्रैश। और उनके कहने से ही भारत में पहली बार स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया। मैं उसका गवाह हूँ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब 1 गिलास दूध हमें वहाँ मिलता था, है पाउडर मिल्क का बना हुआ, पाउडर मिल्क का वहीं गर्म होता था, वहीं बनता था। स्कूलों में पहले दूध मिलता था। और बच्चों के अधिकारों के बारे में भी तभी चर्चा शुरू हुई। अब मुझे डर ये लग रहा है कि मैं कितना कह पाऊँगा, इसलिए जल्दी करता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएं जगह जगह, ये शुरुआत भी वहाँ पर हुई। असेंबली बिल्डिंग पार्लियामेंट, एक नया एक इंटरेस्टिंग किस्सा आप सुन लीजिए कि वो चूँकि उनको जो आज पार्लियामेंट, यानी आज की पार्लियामेंट नहीं, इसके पहले वाली पार्लियामेंट, गोल वाली पार्लियामेंट में इनको एक केबिन दे दिया गया था कि इस केबिन में बैठ करके आप इन चीज़ों के बारे में जो लेजिस्लेशन करना है आप सुझाव दीजिए, आप अपनी रिपोर्ट्स को कंपाइल करिए और हमें दीजिए। तो कमला देवी जी को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक वो केबिन मिला हुआ था और उनको आने जाने की छूट थी, सब जानते थे कि जानती। तो वहाँ किसी बहस पर उनको सुनना था, तो चली गई वहाँ पर ऊपर दीर्घा में सुनने के लिए। तो उन्होंने देखा कि पास में एक लड़का है, नौजवान सा, वो कुछ बेचैन सा हो रहा है। तो उन्होंने इसको 2-3 बार देखा, कुछ नहीं हुआ। अचानक उस युवा ने अपनी जेब में से निकाल के कुछ नीचे फेंका और विस्फोट हुआ और पूरे संसद के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। वो भगत सिंह थे जो उनके बगल में बैठे हुए थे और जिन्होंने उनसे बम फेंका। उस समय उसको लगा कि मैं कितनी छोटी हूँ कि एक तरफ ये युवा है करीब मेरी उम्र का, इसने बम फेंक दिया और गिरफ्तार हो गया, और मैं छोटे छोटे कामों में लगी हुई हूँ, मैं इसके सामने कितनी छोटी हूँ। तो अपने कामों को ज़्यादा बढ़ाना और उच्च स्तर पर ले जाना और त्याग और बलिदान की भावना उसमें आना, वो उस दिन शुरू हुआ। उस दिन से दिमाग में आया जब भगत सिंह को उन्होंने साक्षात देखा। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कांग्रेस में पेश कर दिया अधिवेशन में, जो कि जाहिर है कि गांधी जी की वजह से, क्योंकि अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो ये माना जाता कि कांग्रेस हिंसा की पक्षधर है और कांग्रेस अहिंसा की पक्षधर थी। तो वो प्रस्ताव फिर गांधी जी ने एंश्योर किया कि किसी तरह से पास न होने पावे, और कमला देवी डटी रही कि पास होना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसी तरह से एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वायसराय की बीवी, उस समय वायसराय लिन लिथगो थे, वायसराय की बीवी उसको इनॉग्रेट करने वाली थी। उसने मना कर दिया कि इस विमेन एसोसिएशन की जो जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री, वो तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रही है, मैं कैसे जा सकती हूँ। तब ग्रेटा ने जाके समझाया कि ये विमेंस का मामला है, इसमें सरकार को बीच में मत लाओ। तो काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मिसेस लिन लिथगो वाइसरेन ने आकर के उसी का उद्घाटन किया। वो कितने फ्रंट्स पे काम करती थी एक साथ, और जिन फ्रंट्स पे काम करती थी उनके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध रहती थी और एक दूसरे के इंटरेस्ट को क्लैश नहीं करने देती थी। ये उनकी विशेषता थी। 1929 में 1929 में इंटरनेशनल अलायंस ऑफ विमेन बर्लिन में हो रहा था, जहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कमला देवी गई।
तो कमला देवी ने देखा कि सबका झंडा है और भारत का झंडा यूनियन जैक है, तो उसने कहा कि ये तो हमारा झंडा नहीं है। 1929 में झंडा नहीं तो लाओ लगाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको, आप झंडा लगाओ। तो झंडा तो कोई ले नहीं गया था, तो उन्होंने कहा कल लगा देंगे। तो सबकी साड़ियाँ टटोली गई प्रतिनिधिमंडल की, उसमें से रंग छांटे गए कि भगवा रंग का टुकड़ा कहाँ से मिले, सफ़ेद कहाँ से मिले, हरा कहाँ से मिले। फिर साड़ियों को काट के और एक झंडा बनाया गया रात रात में, और वो झंडा वहाँ लगा। ये कमला देवी करती थी। उन्होंने जर्मनी में जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको भी पढ़ा, और 1929 में ही इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम, जिसको जेम्स एडम ने स्थापना की थी, उसके साथ वो जुड़ी। इसी तरह से लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म नाम की एक संस्था बनी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, उसके साथ कमला देवी जुड़ी, लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, जहाँ तमाम डेलीगेट्स वगैरह आए, और डेलीगेट्स में आइंस्टीन भी थे, रोमा रोला भी थी, मैडम सुन यासेन भी थी। और उस तरह से पहली बार उन कमला जी का वास्ता मार्क्सवादी विचार से भी हुआ 1929 में, और उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन वहाँ पर किया। अब इसमें इतने सारी कहानियाँ हैं, और मतलब सच्ची कहानियाँ हैं, जिसको अवॉइड करते चलते हैं, बताते हुए कि कैसे वो जापान में, जब जापान ने चीन के एक हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था, और वो चीन जाना चाहती थी, क्योंकि उनकी एक मित्र माओ त्से के लॉन्ग मार्च में शामिल हो गई थी, उनके साथ जाना चाहती थी। तो कैसे उन्होंने डक किया, अवॉइड किया, और जापानी फ़ौज के साथ क्या उनके झगड़े हुए, क्या वाद विवाद हुआ, और किस रास्ते से वो चीन पहुंची और किस रास्ते से वापस आई। ये उनके साथ बहुत हुआ है कि वो जिस एयरपोर्ट पर, जिस बंदरगाह पर उतरती थी, ब्रिटेन सरकार वहाँ पहले से ही मैसेज देती थी कि ये ख़तरनाक औरत है, इसका वीज़ा नहीं बढ़ाना। जैसे कनाडा ब्रिटेन के अंडर नहीं था, लेकिन कनाडा में सारी यात्रा कर ली, लेकिन वैंकूवर के हवाई अड्डे पे आई तो उनको कहा कि आप आगे नहीं जा सकती है शहर में, आपको इसी जहाज़ को हमने रोक रखा, इससे आप वापस जाइए। हवाई जहाज़ तब चल रहा था। हवाई जहाज़ तब रात में नहीं उड़ते थे, दिन में उड़ते थे, तो रात के समय जहाज़ बंद हो जाते थे। वो उनसे कहा गया कि यू हैव टू गो बैक, एंड शी केप्ट सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। क्योंकि मेरे पास वीज़ा है और पासपोर्ट है, मैं उतरूँगी। रात होने को आई, रात हो ही गई। वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, एक रात के लिए चले जाइए शहर। तब उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करना चाहती हूँ। जब फ़ोन उन्होंने किया अपने मित्रों को या साथियों को जो उनको लेने आने वाले थे, तो उसमें वैंकूवर का मेयर भी था, और वैंकूवर का मेयर और तमाम इंडियंस ने आके रिसीव किया। और अगले दिन जो उनके सम्मान में सभा थी वैंकूवर में, नागरिक अभिनंदन, तो मेयर ने उस वीज़ा ऑफिसर को जानबूझ के बुलाया और उनके पास बिठाया कि तुम बैठो, ये तो हमारी नागरिक अभिनंदन कमला देवी का होने वाला है। वो हुआ। ऐसे एक नहीं, एक बात और, हम जब विद्यार्थी थे तो हम जानते थे कि उस समय हमारे यहाँ एक कोर्स चलता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीए होम इकोनॉमिक्स। अगर आपने कभी सुना हो होम इकोनॉमिक्स, ये कोर्स होम इकोनॉमिक्स कमला देवी ने शुरू कराया था। और ये पहला इस कॉलेज फॉर होम्स इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। हिंदुस्तान में पहला इस तरह का इंस्टीट्यूट था। और पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन बने, ये आइडिया भी कमला देवी ने भारत सरकार को दिया, और जगह जगह पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन बने। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, वो उन्होंने यहाँ जागृत की, और जगह चलती थी, भारत में जागृत की और चलाई। अब थोड़ा सा जिक्र हम लोग कर लें, मैं नहीं समझता हूँ कि इसका आधा भी हम लोग आज बात कर पाएंगे। 1929-30 में लाहौर कांग्रेस में जब कंप्लीट संपूर्ण स्वराज का तय हुआ, तो कमला देवी ने यूथ कॉन्फ्रेंस 1929 में अहमदाबाद में
मतलब कांग्रेस के अधिवेशन के एक साल पहले ही कमला देवी ने यूथ कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण स्वराज्य का नारा दे दिया था और प्रस्ताव पास कर दिया था, एक साल पहले। और उसके नारे थे बार्डोलाइज द कंट्री, बारदोली का जो सत्याग्रह था उससे लगाते हुए कि बार्डोलाइज द कंट्री, देश का बारदोलीकरण कर दो, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, डोंट पे टैक्सेस। ये बैनर लेकर के अहमदाबाद में 5,000, उस ज़माने में 5,000 लड़कों लड़कियों ने जुलूस निकाला, डोंट पे टैक्सेस, बार्डोलाइज द कंट्री, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। दिल्ली में श्रीधराणी गैलरी से आप परिचित होंगे कुछ लोग, त्रिवेणी कला संगम की श्रीमती श्रीधराणी, उनके पिता आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। श्रीधराणी ने एक जगह लिखा है कि मेरे पिताजी ने कहा कि इस भारत की सुप्रीमली रोमांटिक फिगर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, सुप्रीमली रोमांटिक फिगर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ये कमला देवी हैं। उसने कहा था इतना एलिगेंट थी वो कहने, जब वो ऐसा नहीं कि वो रोज़ सजती थी, वो हमेशा बेपरवाह रहती थी अपने कपड़ों के लिए। लेकिन कभी कभी अगर उनको कुछ ऐसा हो जाए कि आज थोड़ा सा सज संवर लेते हैं, तो उसके बारे में लिखा था कि फिर वो उतनी बला की खूबसूरती उनमें थी कि दुनिया के हर हिस्से में माना जाता था कि ये एक इंडियन ब्यूटी का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो अन्य पदों को उन्होंने छोड़ दिया और सिविल डिसओबीडियंस पर ही पूरी तरह से वो लग गई। उनका यूसुफ मेहर अली ने, जो बम्बई के मेयर हुए और कांग्रेसी उम्मीदवार को हरा, आप जानते हैं कि यूसुफ मेहर अली सोशलिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कांग्रेस को एक बात पर और राजी करो कि जो सामंतवाद है उसके खिलाफ कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए। और इन सोशलिस्टों के प्रभाव में तब तक कांग्रेस का स्टैंड स्टेट्स के खिलाफ नहीं था। मतलब सामंती स्टेट्स जो थी, उस समय उनको स्टेट्स ही कहते थे, जो सामंती राज्य थे जैसे ग्वालियर, इनके खिलाफ कांग्रेस का स्टैंड ही नहीं था। कांग्रेस का ये था कि इनका सहारा लेके हम लोग इंडिपेंडेंस ले लेंगे या इनकी भी मदद ले लेंगे। लेकिन सोशलिस्टों की राय थी कि नहीं, इनके खिलाफ भी हमें होना चाहिए, क्योंकि इन रियासतों में मानव अधिकारों को ब्रिटेन सरकार से ज़्यादा कुचलने का काम जगह जगह हो रहा है। और कमला देवी ने ये बात कांग्रेस के भीतर उठाई कि हमें सामंतवाद और राजशाही के खिलाफ कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए। बाद में ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने बहुत बाद में लिया, लेकिन आधा अधूरा लिया। ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस ने पूरा स्टैंड ले लिया। खुद नेहरू जी ने यहाँ जो राजमाता सिंधिया हैं उनको कांग्रेस में लिया, उनको बुलाया, जो आज 75 साल बाद भी इस देश की, इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। 1930 26 जनवरी, आज़ाद मैदान मुंबई, फ्लैग पोल लगा हुआ है, भारत का झंडा फहरा रहा है, हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। अचानक कुछ लोग लाल झंडा जिस पे हंसिया और वो निशान कम्युनिस्टों का बना हुआ है उसको लेकर के आते हैं और वो वहाँ गाड़ देते हैं और भारत का झंडा गिराने की कोशिश करते हैं। 2-3 कौन लोग हैं नहीं मालूम है, वो कम्युनिस्ट होंगे इसके बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं है, इसका पता भी नहीं है। चूँकि वहाँ कमला देवी खड़ी थी तो कमला देवी ने भारत के झंडे का जो फ्लैग पोल है उसको इस तरह से जकड़ लिया कि उसका कोई नुकसान नहीं हो पाया और बाद में उन लड़कों को पकड़ के हटा दिया। इस दौरान उनके हाथों में से खून निकलने लगा। सॉल्ट मूवमेंट शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह। अब मैं जल्दी करता हूँ। सॉल्ट मूवमेंट में बम्बई में सॉल्ट बेचा, सॉल्ट पे लिखा था गांधी नमक, कीमत जेल जुर्माना। और जैसा पहले भी किया था उसी तरह से इन्होंने जाके एक जगह गांधी सॉल्ट की नीलामी की तो 75,000 मिले उस ज़माने में, 75,000। एक जगह
हाँ, इस दौरान इनको फिर जो कि ये सब काम करने लगी तो जेल हुई, आर्थर रोड जेल बम्बई की और यरवदा जेल, 2 जेलों में, और वेलोर जेल में, 3 जेलों में विशेष तौर पर लंबी लंबी अवधि के लिए 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5-1.5 साल, ये जेलें अलग तरह की थी। बी क्लास प्रिजनर अलग होते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर, और सी क्लास के क्रिमिनल्स अलग होते थे। जो सी क्लास के प्रिजनर्स थे वहाँ कोई पत्ता भी हरा पेड़ का, पौधे का दिख नहीं जाए, इसको पहले से इंश्योर किया जाता था कि कुछ भी ऐसा नहीं दिखे कि कहीं कहीं पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है, एकदम बैरन दिखना चाहिए। और बी क्लास वालों के बैरक अलग होती थी, तो वहाँ थोड़े बहुत पेड़ दिखते थे। तो कई बार ये जो प्रिजनर्स थे, कैदी, ये ऐसे देखते थे कि वो जो दिख रहा है हरा हरा पेड़, उसको देखते ही रहते थे बहुत दिनों तक, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं था सिवाय इसके कि बंजर ज़मीन है। आर्थर रोड वेलोर जेल में इनके साथ यातनाएं हुई, बहुत ज़्यादा यातनाएं हुई। कई बार बीमार पड़ी, कई बार बेहोश मिली, क्योंकि वो बाहर बैठने भी नहीं देते थे। घुटन भरे कमरों में, बिजली तो होती नहीं थी, पंखे बिजली का सवाल नहीं, घुटन भरे कमरों में बंद रहती थी, बाहर आने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे, तो बीमार पड़ती थी, जॉन्डिस हुआ, तरह तरह से यातनाएं हुई। खाना पीना इतना गंदा था। एक बार ऐसी जेल, आर्थर रोड की जेल का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पीछे मरे हुए मवेशी फेंके जाते हैं, उधर पास में स्लम है, वहीं उनकी लेटरिन्स हैं, जो उस ज़माने की लेटरिन्स खुली लेटरिन्स थी, तो सारी बदबू उस हिस्से में आती थी। इस तरह की जेलों में कई बरसों तक कमला देवी ने वो जेल यातनाएं सहीं। 1 घंटा होने को है। गंदा पानी पिया, बीमारी हुई। 1932 में फिर से इनको अरेस्ट किया गया सेवादल कैंप के बाद। चूँकि इनके पास बम्बई का एड्रेस नहीं था, मतलब बम्बई में रहती नहीं थी, तो उनको वैग्रेंट घोषित कर दिया, मतलब आवारा। अब आवारा को तो सी क्लास ही जेल मिलेगी, तो फिर से सी क्लास जेल गई, क्योंकि घर का कोई एड्रेस नहीं था। वहीं उनकी भेंट मीराबेन से फिर हुई जेल में। मीराबेन भी जेल में थे और उस जेल में फिर से बीमार हुई। बहुत ही अनहाइजीनिक, गंदी कंडीशन थी, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे, और भोजन के नाम पर वो थोड़ा बहुत तो अनुभव मुझे भी है उसका, कि भोजन के नाम पर जेलों में क्या मिलता था। अगर दाल कहीं मिल जाए, दाल का दाना, तो बड़े खुश होते थे कि इसमें 4-5 दाने मिल गए हैं, वरना वो मिर्च का पानी, नमक का पानी होता था। नमक का पानी, मिर्च का पानी। और जो जेल में गए हैं वैसे देखने, उनको मालूम है कि कच्ची रोटियां होती थी, किसी को रोटियां सेकने की फुर्सत नहीं होती, पैसे निकाली, जल्दी आगे दे दीजिए। 4 रोटियां मिलती थी जो खाई नहीं जा सकती थी, और अगर उसमें से एक हिस्सा ऐसा निकालते थे जो सिका हुआ हो, मतलब उसको जाके दाल के पानी में डाल लो और आप खा लो। ये तो बाद में थोड़ा सुधार हुआ है जेलों में, जब खाना ठीक मिलने लगा और पॉलिटिकल लोगों को बी क्लास मिलने लगी। बी क्लास में ठीक खाना मिलता है, अच्छा मिलता है, बल्कि इतना मिलता है कि कुछ बचाया भी जा सकता है। अब ये आज विषय नहीं है, वरना मैं देवश्री वाली को बताऊंगा कभी कि ग्वालियर की किस जेल में कौन सा पॉलिटिकल वर्कर अपने घर में बचा बचा के चीनी मक्खन भेजता था। बोला नहीं। तो ये है, बी क्लास को अच्छी फैसिलिटी मिली। 1931 कराची अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का, वहाँ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कमला देवी जी ने पेश किया। देखिए कांग्रेस में कितने नए काम उन्होंने किए। फंडामेंटल राइट्स का पहला चार्टर कमला देवी ने पेश किया, जो कि यूसुफ मेहर अली की मदद से बनाया गया था, और नेहरू जी को दिया गया कि आप गांधी जी को दे दो। नेहरू जी ने उसको देखा, जस का तस गांधी जी को दिया। गांधी जी ने कहा कि बहुत बढ़िया है, पास करो। कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स का चार्टर पास किया। जेल ख़त्म होने के बाद महात्मा गांधी से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा बच्चे की पढ़ाई की चिंता है मुझे, वो कैसे पढ़ रहा होगा, तुम जाओ और उसकी पढ़ाई का ध्यान दो। घर में जब सब सेटल हो जाए परिवार में, फिर से एक्टिव होना। वो मैंगलोर जा ही रही थी कि मैंगलोर के बाहर उनको अरेस्ट कर लिया और फिर से वेलोर जेल में भेज दिया।
जहाँ वो कई महीने रहीं, वो 1 साल रहीं, 1 साल फिर से वेलोर जेल में रहीं। और वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रिजनर उस समय नहीं था, उनके साथ सारे क्रिमिनल प्रिजनर्स थे, सारे क्रिमिनल्स थे, जो कि बार बार ये कहती थी वहाँ पर जेलर आके, एक सेंटेंस है जो बार बार आया इनकी जीवनी में, आर यू विलिंग टू गिव अंडरटेकिंग, बॉन्ड दोगी, अंडरटेकिंग दोगी कि तुम ये काम आगे नहीं करोगी? तो हमेशा एक ही जवाब आता था, नो आई एम नॉट। हर दिन वो आती थी, जो कि बहुत बुरी हालत थी जेल में, आर यू विलिंग टू गिव अंडरटेकिंग, जवाब नो आई एम नॉट। जेल पूरा होने के बाद वापस घर गई, लेकिन इसी बीच में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का सब्र चुक गया और उसने शादी ख़त्म करने का तय किया। तो शादी 1931 में शादी ख़त्म हुई, वो भी शादी टूट गई। कमला देवी ने जो लेख लिखे समाजवाद पर, सोशलिज्म पर, उसमें एक जगह लिखा है, सोशलिज्म इज़ नॉट नेसेसरीली ए नेगेटिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। यस, it is much more the positive passion for human relations. 1934 पटना, क्योंकि उस समय तक इनके दिमाग में आ गया था कि भारत की या किसी भी देश की सामाजिक उत्थान वास्तव में सामाजिक आर्थिक बराबरी से हो सकता है, यानी समाजवाद से हो सकता है। तो अपने आप को उन्होंने सोशलिस्ट कहना भी शुरू कर दिया। और तब तक कांग्रेस में जितने भी सोशलिस्ट थे, उन सब ने तय किया कि कांग्रेस को अगर सोशलिज्म के रास्ते पर लगाए रखना है, टिकाए रखना है, तो हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बनानी चाहिए, जिससे कांग्रेस टिकी रहे सोशलिज्म के सिद्धांत पर। और जो 35 या 36 फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, उसमें कमला देवी हैं। कमला देवी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष 1936 में मेरठ में चुना गया। 1935 में ही कांग्रेस पार्टी के साथ उनके डिफरेंसेस हुए, और वही प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के, रियासतों को लेकर के, कि रियासतों के बारे में आपका अभी स्पष्ट एटीट्यूड नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जब थी, तब भी उनका नाम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जो हाईएस्ट फोरम है कांग्रेस पार्टी का, उसके लिए आया। लेकिन सरदार पटेल सोशलिस्टों के बहुत खिलाफ थे, तो सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, मैं इनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं आने दूंगा, और वो नहीं आई। 1937 में लंका समाज पार्टी, लंका में जाके समाजवादी पार्टी बनाई, लंका समाज पार्टी, जो वहाँ का पहला समाजवादी राजनीतिक दल था, जिसमें तब भंडार नायके थी, जो बाद में श्रीलंका की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुई, उनकी पूरी फैमिली। और 1960 में भंडार नायकी ने ही उनको बुलाया कि यहाँ आके कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हमारे यहाँ डेवलप करो। 1939 से 1947 तक का काम उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अद्भुत काम था। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में वो घूमी भारत की आज़ादी के लिए, जैसे चाइना, इजिप्ट, एथेंस, नेपल्स, जापान, स्कैंडिनेविया, इटली, कोपेनहेगन, स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, जर्मनी। और उनके जगह जगह एक इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि जगह जगह उनके लेक्चर्स होते थे। इतना ही नहीं, एक बार हॉलीवुड की जो वहाँ की क्वीन कही जाती हैं, रानी, टाइम तो हो गया मेरा, 5-6 मिनट और चला लें। हॉलीवुड की जो क्वीन कहलाती थी, उन्होंने उनको डिनर दिया हॉलीवुड में। तो मैं इसको बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि कितने मंचों पर कितने तरह के काम, कैसे कैसे काम एक व्यक्ति और बगैर इंटरेस्ट को क्लैश किए कर सकता है। ये कमला देवी की अद्भुत क्वालिटी थी।
मिसिस रूजवेल्ट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट। मिसिस रूजवेल्ट से उनकी किसी गोष्ठी में बात हुई तो मिसिस रूजवेल्ट इतनी प्रभावित हुई कमला देवी से कि वाइट हाउस ले गई और रूजवेल्ट से मुलाकात कराई। तो रूजवेल्ट ने पूछा, बताइए मुझे क्या करना है? कहना, तुम चर्चिल से कहो कि भारत को आज़ाद करे क्योंकि तुम्हारे अच्छे संबंध हैं। तो वो एक पत्र लिखा गया रूजवेल्ट के द्वारा चर्चिल को। चर्चिल तो प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के, और कहा कि आप भारत को डोमिनियन स्टेटस दो, अगर नहीं दोगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस बना हुआ है ये झुक जाएगा जापान की तरफ और बहुत मुश्किल आएगी अगर भारत जापान के साथ चला गया तो। ये एक पत्र है जो रूजवेल्ट ने कमला देवी के कहने से चर्चिल को लिखा। एक इसमें एक दिलचस्प बात है कि हरेंद्र नाथ की जब शादी इनके साथ थी तो हरेंद्र नाथ को लोग काफ़ी मानते थे कि बड़ा जीनियस लड़का है। तो उसने एक जगह कहीं कहा कि मैंने वॉक विद कमला, गॉड्स एनवी मी। ईश्वर मेरे से ईर्ष्या करता है जब मैं कमला को इसके साथ चलता हूँ। एक हरेंद्र नाथ ने लिखा। उस पर विलियम बटलर ईट्स ने लिखा, इज़ नॉट सेफ टू ट्रिफल विद गॉड्स। ईश्वरों के साथ, भगवानों के साथ छेड़खानी जो है ना, ये आसान काम नहीं है। भगवान है तो वैसे ही रहने दो। हमेशा नई चीज़ को खोजने के लिए भयानक काम करती थी, बड़ी मेहनती थी। 1947 से उनकी मृत्यु तक उन्होंने जैसे सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम बनाया और उसके साथ हैंडीक्राफ्ट्स की जगह जगह आपको जो दिखती है ना, ये दिल्ली में जनपथ का जो बड़ा भारी कॉटेज एम्पोरियम बनाया हुआ है, इस तर्ज पर उन्होंने दुनिया भर में बनाया। उनके द्वारा ही क्राफ्ट्स पर्सन्स को नेशनल अवार्ड मिले, जिसमें पेंशन भी शामिल है कि जिनको ये मिलेगा उनको मास्टर क्राफ्ट्समैन। ये योजना उन्होंने शुरू की और महिलाओं की संस्थाएं बना करके ये पापड़, अचार, मसाले, जैसे आप अगर दिल्ली में जाएंगे तो लाजपत भवन नाम की एक संस्था है, लाजपत भवन मूलचंद के पास। आज भी अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं घर के सारे मसाले वहीं से ख़रीदता हूँ। सामने ही कुट रहे होते हैं इमाम दस्ते में, मशीन से नहीं करते। हल्दी है, ये मसाले हैं, मिर्च है, तो वो जो काम था ये तब से शुरू हुआ है। और लाजपत भवन में आज भी वो गरीब औरतें काम करती हैं, उनके वो संस्था, ऐसी कई संस्थाएं हैं। अब आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्या क्या रिवाइव किया है। तंछोई की साड़ी लुप्त होने को थी बनारसी, कमला देवी ने उसको रिवाइव किया, नई डिज़ाइनें बनाई, नया मटेरियल दिया, नए रंग बनाए गए और बनारस में एक सेंटर बनाया, डिज़ाइन सेंटर, जो बनारसी और तंछोई साड़ियों पर नए सिरे से काम करे और तंछोई रिवाइव हो गई। आज शादियों में सब जगह आपको तंछोई साड़ी देखने को मिलती है। इसी तरह बालचुरी, इसी तरह पैठानी साड़ी, ये सारी साड़ियों का रिवाइवल कमला देवी के समय हुआ, जो कि अंग्रेज़ के समय जानबूझ करके इसको मतलब एक किसी से किल किया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था कि ये क्राफ्ट्स क्या है भारत के, हमसे ख़रीदो जो ख़रीदना है। जब दलाई लामा तिब्बत से यहाँ आए रिफ्यूज़ी बन के, उसके पहले जब भारत में पार्टीशन हुआ 1947 में, तो कमला देवी ने 1947 के पार्टीशन के जो रिफ्यूज़ी थे उनका एक शहर बसाया जिसका नाम फरीदाबाद है। उसमें सारे बलूचिस्तान के खान और पंजाब के पंजाबी लोग, हिंदू लोग, और शुरू में कुछ हज़ार परिवार वहाँ आए थे, जो उन्होंने सरकार से सिर्फ एक मदद ली, वो है ज़मीन की, कि हमें ज़मीन दे दो। बाकी सारा काम, घर बनाना, सड़कें बनाना, नल बिछाना, सारे के सारे काम उन्होंने खुद ही करवाए उन्हीं लोगों से कि तुम ही करो, सरकार से ज़मीन के अलावा कुछ नहीं लेना है। और ऐसा ही काम उन्होंने किंग्स कैंप नाम की जो इलाका है दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, जहाँ रिफ्यूज़ी रहते थे, वो भी कमला देवी ने चलाया। और इसके अलावा दलाई लामा जब आ गए तिब्बत के रिफ्यूज़ी, तो उन रिफ्यूज़ियों को कैसे बसाना है,
इसकी कोई जानकारी भारत सरकार के पास नहीं थी। फिर कमला देवी जी से कहा कि आप ही जानती हैं, आप ही इनको बसाओ। तब वो धर्मशाला में उन्होंने ज़मीन ली और धर्मशाला में बसाए गए, क्योंकि वो आबो हवा उनके लिए सूट करती है। इधर मैदान में उनको हम लोग नहीं बसा सकते हैं। 1947, 48, 49 आते आते उनका एक निक नेम पड़ गया जो सब लोग बुलाते थे, और जो भी जहाँ भी वो जाती थी उनको एक ही नाम से बुलाते थे, हस्तकला माँ। वो भारत में हस्तकला माँ के नाम से विख्यात हुई। पहला इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन कमला देवी ने बनाया। उसके पहले कोऑपरेटिव नाम की यहाँ चर्चा ज़रूर होती थी, लेकिन कोऑपरेटिव यूनियन चल पाएगा इस पर शंका थी। लेकिन कमला देवी ने बनाया भी और चला के भी दिखाया, और कोऑपरेटिव फार्मिंग करके दिखाई। ट्राइबल आर्ट्स पे काम किया उन्होंने, और ट्राइबल आर्ट्स का कलेक्शन किया, और ट्राइबल्स को उसको बाहर विदेशों में बेच करके ट्राइबल्स को प्रॉफिट दिलवाया। अब ख़त्म करते हैं। अब 2 मिनट सिर्फ। 1949 में पहली महिला भारतीय थी जो सेना के मना करने के बावजूद कि वहाँ उस स्थान तक जाना संभव नहीं है, लद्दाख के लेह के जहाँ आप जाना चाहती हैं, वो जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ जाने के कोई रास्ते नहीं थे, वहाँ मिलिट्री के एक मेजर को लेकर के अकेली वहाँ गई, क्योंकि एक गांव में ये समझा जाता था कि लेह लद्दाख की जो आर्ट है, क्राफ्ट है, वो उस गांव में है। उस गांव में मिली, वहाँ से लौट के आई और उनको मुख्य धारा के साथ अलाइन किया। वहाँ जाने में कई दिन लगे, लौटने में कई दिन लगे, और कोई गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी। 62, 66, 67 में फिर से दुनिया भर में घूमी, और ये काम उनका लगातार चलता रहा। अब बाकी छोड़ देता हूँ मैं। आज हम उनका जो नाम ले रहे हैं, ये एक विस्मृत भारत की नायिका हैं। ये सही है, हम इसको याद रखना चाहिए कि नेहरू जी ने उनको कैबिनेट रैंक का ऑफ़र किया था, जो उन्होंने मना किया, क्योंकि उस समय सोशलिस्टों ने कहा था कि हम किसी सरकार में नहीं जाएंगे, हम सरकार के बाहर ही रहेंगे। उनको मॉस्को का एम्बेसडर इन दोज डेज़, उन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण एम्बेसडर होता था, उन्होंने उसको भी मना किया कि नहीं, हम पद के लिए नहीं लड़े हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। और अंत में एक और ऑफ़र उनको मिला कि हम सारी पार्टियां मिलकर आपको सर्वसम्मति से देश का उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। उन्होंने उसको भी रिफ्यूज़ किया, और हस्तकला माँ के रूप में पूरे देश में घूम घूम करके मृत्यु तलक उन्होंने काम किया। तो ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और वो भी एक किस्म से जीनियस थी हर मामले में, तो उनको हमने याद किया। और इसको दुख की बात यह है, जैसा मैंने कहा कि नेहरू जी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने, ऐसे अनेक, ये पहली बात आज हमने इस पर जिक्र किया है, ऐसे एक नहीं पवन जी, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की और बलिदान और त्याग किया है। उनका नाम इस देश की जनता नहीं जानती है। सरकार के रिकॉर्ड में कब तक रहेगा नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड भी जल्दी ही, इतिहास जब बदल रहा है तो वो रिकॉर्ड भी बदला जाएगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नष्ट करने का काम तो होम मिनिस्ट्री में आते ही शुरू हो गया था। ख़ास तौर पे वो सूची जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार को दी गई थी कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करिए, उसमें कितने बड़े बड़े नेता थे, वो सूची पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं है किसी को। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम जितना संक्षेप में कह पाए हैं, इसमें बहुत सी बातें रह गई हैं। वो कभी ज़रूर मौका मिला तो मैं लिख करके प्रकाशित करके आपको दे दूँगा, क्योंकि अभी मैं जैसा कहा ना शुरू में 10-15% ही बात है। कमला जी ने बहुत काम किया है, बहुत अनथक काम किया। धन्यवाद।